हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट। और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है। और जिस किसी ने भी मेरा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 3 नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का टॉपिक। इसे का नाम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है वॉचर। वॉचर है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज वॉचर। दोस्तों, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ एक सबूत का तौर पे जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, एक सपोर्ट मिलता है उसको। सपोर्ट मतलब आपका कुछ उसका पुख्ता सबूत रहे, हाँ हम आप इस जगह से हम कुछ लिए हैं, तो उसको वॉचर बोलते हैं। एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। If we buy on credit, we get an invoice. When we make payment, we get a receipt as and so on. दोस्तों, ये बताया गया है कि अगर आप लोग कैश पे कुछ भी सामान खरीदते हो तो एक कैश मेमो दिया जाता है, मतलब बिल बना के आपको दिया जाता है, उसी को वॉचर बोला जाता है। अगर मान लीजिए आप लोग कुछ उधारी पे खरीदते हैं, एक इनवॉइस जनरेट होता है, मतलब हाँ कि ये इतना, इसे इतना का सामान हुआ, इतना का ये हुआ, इतना दिन के अंदर में आपको देना है। और जैसे आप पेमेंट करते हैं तो वो एक रिसिप्ट वॉचर, मतलब एक रिसिप्ट का जनरेट होता है। उसे हाँ आप पेमेंट कर चुके हैं। और बाकी ऐसे वॉचर सब भी होता है, रिसिप्ट वॉचर। आगे चल के आपको इसका बारे में बताऊंगा दोस्तों। वॉचर्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, सब डिस्कस आगे चल के होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। इट्स रेफर्स द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, that is in the terms of which it is buy and selling or producing and selling। दोस्तों, गुड्स का ये होता है कि ये रेफर करता है प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो चल रहा है यूनिट का डीलिंग में, मतलब डील कैसे होता है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस जो बिजनेस चल रहा है यूनिट पे, जो आपका प्रोडक्ट है, रेफर करता है प्रोडक्ट को, इस डील कैसे होता है। जैसे टर्म्स ऑफ, जैसे टर्म होता है बाई खरीदना और बेचना, या फिर प्रोड्यूस करना या फिर बेचना, दो में से एक दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोई कंपनी है, पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है, ठीक है दोस्तों। पार्ले जी की बिस्किट की कंपनी है, पार्ले जी बिस्किट कंपनी वाले ने प्रोडक्ट किया, पहला बनाया बिस्किट, होलसेल को बेचा। ये गुड्स कंपनी और होलसेलर के बीच में लेन देन हुआ, ठीक। तो वो होलसेलर खरीदा उससे पार्ले जी बिस्किट, और वो आके इधर रिटेलर को बेचा। तो इस तरह से गुड्स का सप्लाई होता है। और रिटेलर होलसेलर से खरीदा और कस्टमर को, हम लोग को पार्ले जी बिस्किट जाते तो देता है पैसे से ट्रांजैक्शन करके। इसको बोलते हैं बिजनेस यूनिट डील। The terms that are purchased for use in the business are not called goods। दोस्तों जैसे कि जो आइटम है, दैट आइटम्स दैट आर परचेस्ड, जो आइटम है जो खरीदा जाता है बिजनेस के लिए, उसको गुड्स नहीं बोला जाता है। कुछ बिजनेस से रिलेटेड में कुछ भी सामान खरीदा जाता है, उसको हम लोग गुड्स नहीं बोल सकते। जैसे कि इधर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इन द टर्म्स एज गुड्स, while for other it's a furniture as and it's treated as an assets। दोस्तों जैसे कि एक फर्नीचर डीलर है, वो चेयर और टेबल खरीदा टर्म एज ए गुड्स पे, लेकिन जो फर्नीचर है आपका, फर्नीचर
जो फर्नीचर है वो आपका एसेट्स पे जाता है। सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज ए गुड्स, वेयर एज फॉर अदर is whereas for other it is an item of expenses not purchase। जैसे कि कोई स्टेशनरी मर्चेंट है, स्टेशनरी का आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, जैसे जहाँ पे बुक्स का सब बुक्स मिलता है, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, पेन, ये स्टेशनरी शॉप होते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, वो लोग क्या करता है, स्टेशनरी जो उन लोगों के पास सामान रहता है वो गुड्स हो गया। वही अगर कोई और आइटम एक्सपेंस हो रहा है उसी में, तो वो उसका परचेस पे नहीं आएगा। वेयर एज फॉर अदर इट इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। अगर उसके अलावा और कुछ खर्च हो रहा है तो वो उसका परचेस पे नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स by the owner from the business for personal use is known as drawings। दोस्तों ड्राइंग्स उसको बोला जाता है जैसे कि जैसे कोई भी बिजनेस ओनर हो गया या कोई भी बिजनेस फर्म का जैसे ओनर है या कोई भी है, वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए, अपना निजी ज़िंदगी के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है, या फिर आपका कुछ सामानें ले रहा है गुड्स का, तो वो आपका ड्राइंग्स में जाएगा। ड्राइंग्स में, ना कि परचेस में होगा, ना कि सेल में होगा, कहीं नहीं, वो ड्राइंग में जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों कि कोई एक शॉप है, एक आपका स्टेशनरी शॉप है समझ लीजिए। वहाँ पे आपका एक शॉपकीपर अपना बेटा के लिए आपका सामान लिया, या कुछ भी कहीं से भी आपका वो ले लिया, सामान खरीद लिया अपनी ही दुकान से, तो वो पर्सनल यूज़ मतलब जो आपका उसको बोला जाता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना निजी ज़िंदगी के लिए जो यूज़ कर रहे हैं कंपनी से निकाल के, उसको ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। ये जो ड्राइंग रहता है ना दोस्तों, ये घटाता है इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग जो खर्च करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो लगाते हैं पूंजी, वो ओनर का घटाता है। क्या के लिए? ऑब्वियसली दोस्तों, मान लीजिए आप ही कोई कंपनी में है, या आप ही का कोई कंपनी है दोस्तों आप ही का कोई कंपनी, आप वहाँ से अपना कुछ निजी सामान, अपना निजी काम के लिए पैसा निकाल रहे हैं, या सामान ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, तो वो आपका पैसा घटेगा ना, आप बेचेंगे तब ना वो ग्रोथ होगा ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, परचेज आर टोटली अमाउंट ऑफ गुड्स procured by a business on credit and on sale for use or sale। दोस्तों ये जो परचेस है, टोटल अमाउंट्स गुड प्रोक्यूर्ड का, जो बिजनेस का जितना आपका पूरा पैसा, जो टोटल अमाउंट गुड्स का रहता है, जो बिजनेस चल रहा है उस पे चलता है, चाहे वो उधारी पे हो या फिर कैश पे हो या फिर सेल पे हो, फॉर यूज़ और सेल, चाहे वो इस्तेमाल हो रहा हो या सेल के लिए हो रहा हो। इन ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेस आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विथ और विदाउट प्रोसेसिंग। दोस्तों ये ट्रेडिंग कंसर्न का हिसाब से, जो ट्रेड होता है उसका हिसाब से, जो कंसर्न का हिसाब से परचेज जो होता है, वो मर्चेंडाइज मतलब बड़े बड़े जो मर्चेंडाइज लोग होते हैं, आपका इसे सेल कर रहा है, बिक्री कर रहा है, मर्चेंडाइज होता है। मर्चेंडाइज लोग जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, मर्चेंडाइज का मतलब बड़े बड़े व्यापारी, वो फिर से दोबारा सेल करता है, चाहे वो प्रोसेस पे करे या विदाउट प्रोसेस पे करे। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल्स आर परचेस्ड, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड। परचेज में बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। दोस्तों जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो बनता है सामान,
तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है, कैसे क्या बनेगा गुड्स के लिए, और फिर बेचा जाता है। परचेस दो तरह का होता है, एक कैश परचेज होता है, एक क्रेडिट परचेज होता है। जैसे कि सेल्स, लास्ट सेशन में मैंने सेल्स का बताया था कि सेल्स भी दो तरह का होता है, कैश सेल्स होता है और क्रेडिट सेल होता है। उसी टाइप का आपका परचेज भी दो तरह का होता है, उससे कैश परचेज होता है और क्रेडिट परचेज होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्टॉक्स। स्टॉक्स, इन्वेंट्री इज ए मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन ए बिजनेस। इट्स कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। दोस्तों स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब आपका पास सामान, जो स्टॉक को मेज़र किया जाता है, आपके हाथ में कितना सामान है, क्या स्पेयर्स पार्ट है, क्या आइटम बिजनेस पे लगा हुआ है, उसको स्टॉक इन हैंड बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आप ही लोग, मान लीजिए आप ही लोग कहीं पास कोई कंपनी में या कहीं पास काम कर रहे हो, कोई चीज़ के भी डेटा एंट्री या कहीं पास भी आप काम कर रहे हो, तो स्टॉक मेंटेन देखते हो ना कि हाँ यहाँ पास इतना स्टॉक है, मेरे पास इतना सामान है या नहीं है। कंपनी का छोड़ दिए दोस्तों, आप अपना घर का एक एग्जांपल ले लीजिए। घर पे ही, घर पे आप लोगों का राशन आता ही है, तो उसमें पता चलता है ना कि हाँ तेल कितना आएगा, तेल कितना लग रहा है, चीनी कितना लग रहा है, ये सब दोस्तों, है ना। तो आप लोग स्टॉक रखते हैं ना कि हाँ तेल ख़त्म होने से पहले तेल आ जाना चाहिए, या तेल ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, खाना कैसे पकेगा, सब्जी कैसे आएगा। एक दो दिन आप लोग जानते होंगे, आप अपने मम्मी लोग को देखोगे या पापा को देखोगे दोस्तों कि ये जैसे सब्ज़ी ख़त्म होने लगता है तो एक या दो दिन पहले ला के रख देते हैं, ताकि वो स्टॉक, ताकि आगे फ्यूचर में काम आ सके, एक दो दिन बाद में बना सके। तो उसी को बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। इन ट्रेडिंग कंसर्न, द स्टॉक on hand is the amounts of good which are lying unsold as at the end of an accounting period is called closing stock, ending inventory। दोस्तों जैसे कि स्टॉक का होता है, स्टॉक ऑन हैंड, जो स्टॉक आपका हाथ में है, मतलब जितना आपका माल है उतना हो गया, तो अमाउंट ऑफ गुड्स जो आपका अनसोल्ड रहा, जो आपका बिक्री नहीं हुआ, जो आपका सामान बिक्री नहीं हुआ, अकाउंटिंग पीरियड का, जैसे फाइनेंशियली ईयर 31 मार्च को एंड होता है और 1 अप्रैल को बिगिन होता है। अगर मान लीजिए 31 मार्च को आपका सामान 31 मार्च तक आपका सामान बिक्री नहीं हुआ, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक पे चल जाएगा, और इसे एंडिंग इन्वेंट्री, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है दोस्तों। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लोजिंग स्टॉक comprises raw materials, semi-finished goods and finished good and on the hand on the closing date। दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो क्लोजिंग स्टॉक को, जो आपका बच गया है स्टॉक, उसको रॉ मटेरियल से कंप्राइज करता है, और सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब आधा फिनिश्ड हो चुका है, मतलब आधा आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है वो, और फिनिश्ड गुड को उसे ऑन द हैंड मतलब क्लोजिंग डेट पे वो पूरा क्लोज कर देता है। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, बिगनिंग इन्वेंट्री इज द अमाउंट ऑफ द स्टॉक द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यही सेम होता है ओपनिंग स्टॉक पे, जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं इन्वेंट्री का, तो वही अमाउंट ऑफ स्टॉक जो रहता है बिगनिंग का, वही अकाउंटिंग पीरियड से चालू होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है डेटर। डेटर आर पर्सन एंड और द अदर एंटिटी who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit। दोस्तों डेटर वो पर्सन होता है, वो होता है जो आपका बिजनेस में, एंटिटीज़ में वो आपका लगा वो कर मतलब आपका बिजनेस पे पैसा लगाता है, सामान खरीदता है, बाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे करता है। और डेटर्स
द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच एज पर्सन और entities on the closing date is shown in the balance sheet sundry debtors on the asset side। जैसे कि आप लोग का कोई देनदार, डेटर्स का मतलब होता है देनदार, मतलब आपसे कोई उधारी लेके गया दोस्तों। तो जो फाइनेंशियली ईयर का एंड है 31 मार्च को, उसमें आप लोग जब आप अपना रिपोर्ट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे कि हाँ मेरे को इससे इतना लेना है, तो वो सैंड्री डेटर पे जाता है, वो सैंड्री डेटर पे शो होता है एसेट साइड में। जहाँ एसेट साइड रहेगा दोस्तों वहाँ शो होगा, लायबिलिटी साइड में नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। क्रेडिटर्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर। हो सकता है दोस्तों कि ये लास्ट टॉपिक हो इस सेशन का और इस चैप्टर का। Creditors. Creditor are person and or the other entities who have to be paid by an enterprise an amount to providing the enterprises goods and services on credit। दोस्तों जो क्रेडिटर होता है लेनदार, दोस्तों जो क्रेडिटर होता है लेनदार, क्रेडिटर वो लेनदार बोलते हैं, हाँ क्रेडिटर लेनदार जो होता है दोस्तों वो पैसा पेड करता है, आपसे सामान लेके जा रहा है, आपको सामान दे रहा है, सॉरी दोस्तों माफ, आपको सामान दे रहा है तो आप पैसा दे रहे हो ना, पेड कर रहे हो ना। दोस्तों क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जो आपका कंपनी में पैसा पेड करता है आपका गुड्स के लिए और सर्विस के लिए क्रेडिट पे। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग इन द फेवर सच पर्सन एंड और एंटिटीज इन द क्लोजिंग डेट। दोस्तों जो आपका ये जो क्रेडिटर होता है, आपके पास कितना अमाउंट आ गया, उसका आपको कितना दे रहा है, वो पर्सन का जब क्लोजिंग डेट बनता है उसके लिए फिर वो पर्सन का और उसका जो बनता है शो बैलेंस शीट जो अब हम लोग बनाते हैं 31 मार्च को लास्ट पे, उसको एज सेंड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है, उसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि डेटर्स सेंड्री डेटर्स होता है और एसेट साइड में जाता है, और क्रेडिटर्स सेंड्री क्रेडिटर्स होता है लायबिलिटी साइड में जाता है। और हाँ दोस्तों डेटर्स देनदार होता है, क्रेडिटर्स लेनदार होता है। देनदार मतलब कि हम लोग उससे सामान ले रहे, देनदार, लेनदार मतलब वो हम लोग से सामान ले रहा है। देनदार का मतलब सीधा सादी कि मान लीजिए आप कोई कंपनी है, आप कहीं गए सामान लेने, तो आप कहीं गए सामान बेचने के लिए कोई दुकान में, तो वो जो आपसे सामान ले रहा है वो आप लेनदार हो गया, आपके लिए वो लेनदार हो गया और उसके लिए आप देनदार हो गए। और वो किसी को सामान बेच रहा है तो वो उसके लिए देनदार हो गया, और जो उसको सामान बेच रहा है वो लेनदार हो गया। ठीक है दोस्तों मैं तो इस सेशन में यहीं तक, और जो भी डॉट हो इस सेशन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं इस टॉपिक को। और हाँ दोस्तों एक और बात, और जिसको भी इस फुल चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जिसको भी कहीं पास भी फर्स्ट पार्ट से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से लेके बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट इस सेशन तक में अगर आपको कहीं पास भी कोई भी डॉट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका डॉट्स क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर 2 पे बढ़ूँगा दोस्तों।